सेंटेंस सेंटेंस कंप्लीशन यानी कि फिल इन द ब्लैंक्स। इस टाइप के क्वेश्चन में आपको एक सेंटेंस मिलते हैं जिसमें बाज़ एक ब्लैंक स्पेस होती है और बाज़ दो ब्लैंक स्पेसेस होती हैं, और आपने दिए गए चॉइसेस में से जो वर्ड्स सूटेबल लगते हैं वो इन ब्लैंक स्पेसेस में फिल करके उनकी सेंस को कंप्लीट करना होता है, यानी कि सेंटेंस को इस तरह से कंप्लीट करना होता है कि उसकी जो सेंस है वो मेंटेन रहे। जैसे कि आप ये देखते हैं कि ये सेंटेंस है, although he, फर्स्ट ब्लैंक आ गया, रनिंग द ब्रिस्क एयर एंड ब्राइट सनशाइन, फिर सेकंड ब्लैंक है, him to get outside and exercise। अब ये सेंटेंस आपके पास है और ये आपको ऑप्शन वर्ड्स दिए गए हैं। अब आपने देखना है कि इनमें से कौन सा पेयर है जो तरतीब के लिहाज से, यानी कि ब्लैंक 1 में ये वर्ड आएगा और ब्लैंक 2 में ये आएगा, ये पेयर आपने फिट करना है सेंटेंस में ताकि उसके मीनिंग जो है वो कंप्लीट हो जाए। आल्दो, अब आल्दो का मतलब है कंट्राडिक्शन है, यानी कि कंट्रास्ट का क्वेश्चन है जिसमें दो अपोजिट चीजें होंगी कि अगरचे वो ऐसा है लेकिन ये सेंस बनती है आल्दो की, जो हम आगे जाके डिस्कस भी करेंगे। अभी फिलहाल मैं सिर्फ सेंटेंस को एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि इस टाइप किस तरह के क्वेश्चन होते हैं। तो अब यहां से हमें पता चला कि जो चीज यहां होगी उसका अपोजिट मीनिंग वाला वर्ड आएगा। तो आप देख सकते हैं इसमें नॉर्मल अंदाज के अंदर अगर हम देखें कि यहाँ पर एंटोनिम्स की तरह से कोई पेयर आ सकता है। अगर हम इसमें अवॉइड रखते हैं, अवॉइड रनिंग, तो फिर प्रिवेंटेड, प्रिवेंटेड तो सिनोनिम है। अवॉइड और प्रिवेंट, मना करना, ना करना, और अवॉइड ना करना, दोनों एक जैसे मीनिंग है, तो ये तो यहाँ पर नहीं आ सकते। लर्नेड एंड पुश्ड, ये भी नहीं आ सकते क्योंकि रनिंग, लर्नेड रनिंग के साथ और फिर पुश्ड हिम टू गो आउटसाइड, पुश कैसे करेगा, ब्रिस्क एयर एंड ब्राइट सनशाइन, ये मोटिवेट तो कर सकते हैं लेकिन पुश नहीं कर सकते, और लर्नेड यहाँ पर फिट नहीं हो रहा। इसी तरह से डी ऑप्शन भी इसमें मीनिंग प्रोड्यूस नहीं करता, तो सिर्फ सी ऑप्शन ऐसा है जो इसके मीनिंग कंप्लीट करता है, क्योंकि डिस्पाइस्ड का मतलब होता है फील कंटेम्प्ट, यानी कि उसको मुनासिब ना समझना या अपनी बेइज्जती समझना, इस किस्म के मीनिंग है। ऑल्दो ही डिस्पाइस्ड रनिंग, यानी कि वो भागने को अच्छा नहीं समझता, बुरा समझता है। द ब्रिस्क एयर एंड ब्राइट सनशाइन मोटिवेटेड हिम टू गो आउटसाइड एंड एक्सरसाइज। देखिए अब इसकी सेंस प्रोड्यूस हो रही है। तो एक्चुअली सेंटेंस कंप्लीशन के जो क्वेश्चन है वो इस तरह के होते हैं। फिर नॉर्मली देखा गया है कि डोमेस्टिक टेस्ट में सिंगल ब्लैंक के क्वेश्चन होते हैं जिसमें सेंटेंस में एक ही ब्लैंक स्पेस होती है, जबकि फॉरेन के कुछ टेस्ट में जैसे जीआरई है उसमें सेंटेंस कंप्लीशन के क्वेश्चन में कुछ क्वेश्चन में डबल ब्लैंक भी होती है। तो इस पूरे लेसन में हम दोनों को लेकर चलेंगे, सिंगल ब्लैंक के साथ भी और डबल ब्लैंक के साथ। अब इस सेक्शन में बेहतर परफॉर्म करने के लिए किस चीज की जरूरत है, वोकैबुलरी। अल्टीमेटली आपको वर्ड वो चूज करने हैं जिनके मीनिंग आपको आते हैं। अगर आपको किसी वर्ड के मीनिंग नहीं आते तो हाउ इट इज पॉसिबल कि आप उसको सेंटेंस में एग्जैक्टली फिट कर सकेंगे। तो वोकैबुलरी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब वोकैबुलरी भी यहाँ पर जो है ना बड़ी डेप्थ के साथ इस्तेमाल होती है कि उसमें बाज़ का जो है ना हम डायरेक्ट मीनिंग ले रहे होते हैं, यानी कि प्राइमरी मीनिंग जो डिक्शनरी मीनिंग है, बाज़ का हमें ज़रूरत होती है कि हम उसके सेकेंडरी मीनिंग लें जो कि किसी कंटेक्स्ट में बोले जाते हैं, और इसी तरह से बाज़ हमें फाइन शेड्स कि कोई एक सेंस बनती हो जो कि उसको मैच करे। मिसाल के तौर पर देखें अमेज्ड, अब अमेज्ड और दूसरा वर्ड है सरप्राइज, दोनों के मीनिंग नॉर्मली हम एक तरह से लेते हैं लेकिन इनमें डिफरेंस है, एक फाइन शेड मौजूद है जो इनको डिफ्रेंशिएट कर रहा है कि इन दोनों में क्या फर्क है। क्योंकि किसी भी लैंग्वेज में दो वर्ड सेम टू सेम एग्जैक्ट सेम मीनिंग नहीं देते, यानी कि उनमें कोई ना कोई फर्क होता है, दो लफ्ज डेवलप होते हैं वरना एक ही लफ्ज रहेगा। तो यहाँ पर दो लफ्ज अलग अलग हैं, अमेज्ड और सरप्राइज, तो इनमें फर्क जरूर होगा। अब वो फर्क क्या है, अमेज में है कि आप हैरान होते हैं
लेकिन कुछ टाइम तक हैरान रहते हैं। एक स्पेसिफाइड पीरियड या एक लॉन्ग पीरियड के लिए आप हैरान ही रहते हैं उससे, यानी कि वो चीज एक परमानेंट टाइप की होती है। जबकि सरप्राइज जो है वो मोमेंटरीली होता है। जैसे घर पर आपके कोई एकदम से आ जाता है, दोस्त आ जाता है जिसको आप एक्सपेक्ट ना कर रहे हो, तो सरप्राइज होते हैं। और वो सरप्राइज अब 2 महीने तक नहीं चलेगा, वो उसी टाइम सरप्राइज खत्म हो जाएगा। जबकि अमेज का मतलब है परमानेंटली भी हो सकता है या एक लॉन्ग पीरियड तक आप हैरान होते हैं उस चीज से। तो इस तरह से हम जो वर्ड चूज करते हैं वो एग्जैक्टली हमने चूज करना होता है ताकि मीनिंग जो है वो एग्जैक्ट सेंटेंस दे सके। अच्छा, अब टाइप ऑफ सेंटेंस कंप्लीशन देखें। नंबर 1, ग्रामेटिकल। बात का बिल्कुल सिंपल ग्रामेटिकल वर्ड की मदद से वो सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। यानी कि आपने क्या करना होता है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच को फिल करना है ताकि सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट हो। जैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या हो सकता है कि आपको पता है कि ग्रामर के लिहाज से यहाँ पर नाउन आना चाहिए, तो आप नाउन को चूज करते हैं। आप फील करते हैं कि ग्रामेटिकली यहाँ पर वर्ब आना चाहिए, तो आप वर्ब को चूज कर लेंगे। इसी तरह प्रोनाउन, प्रीपोजिशन, आर्टिकल या इडियम्स वगैरह का यूज होता है। तो ये कंपैरेटिवली आसान होते हैं बशर्ते कि आपको ग्रामर का कुछ पता हो। फॉर एग्जाम्पल इस सेंटेंस को देखें, द चिल्ड्रन वर सो blank their game that they did not notice the passage of time। अब आप देखें, they did not notice the passage of time, इसका मतलब है कि वो दिमागी तौर पे उस गेम में इस कदर एब्जॉर्ब होंगे कि उन्हें टाइम गुजरने का एहसास ही नहीं हुआ। तो देखें, इसमें चारों ऑप्शन में एब्जॉर्ब है, लेकिन असल डिफरेंस क्या है? इन टू, इन, फॉर और विद। यानी कि आपने करेक्ट ईडियम चूज करना है। तो इसके लिए द चिल्ड्रन वर सो एब्जॉर्ब इन, इसके मीनिंग होते हैं वेरी इंटरेस्टेड इन समथिंग एंड नॉट पेइंग अटेंशन टू एनीथिंग एल्स। एब्जॉर्ब इन के मतलब क्या है कि आप किसी चीज में इतनी दिलचस्पी लें कि आप बाकी चीजों को अटेंशन ना दें। तो जाहिर है बच्चे गेम में इस कदर एब्जॉर्ब इन हो गए थे कि दे डिड नॉट नोटिस द पैसेज ऑफ टाइम। तो इसका करेक्ट आंसर बनेगा बी। एक और एग्जांपल देखें, द मोस्ट सेलिब्रेटेड कोल माइंस ब्लैंक थर आर स्टिल क्लोज ब्लैंक टू द पॉपुलर सिटीज ऑफ सिंध। अब हम देखते हैं पहला ब्लैंक, द मोस्ट सेलिब्रेटेड कोल माइंस। अब किस जगह पर है? ये है थर में, तो यहां पर आएगा इन। द मोस्ट सेलिब्रेटेड कोल माइंस इन थर आर स्टिल क्लोज। अब यहां पर क्या आएगा? टू दी पॉपुलर सिटीज ऑफ, क्योंकि ना तो वो उसमें इन है, क्लोज है, तो यहां पर आएगा क्लोज टू। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए। पहले ब्लैंक में इन और दूसरे ब्लैंक में टू। द मोस्ट सेलिब्रेटेड कोल माइंस इन थर आर स्टिल क्लोज टू द पॉपुलर सिटीज ऑफ सिंध। अब इस एग्जांपल में देखें, द कप ऑफ टी इज। अब देखें ग्रामर का यूज हो रहा है डायरेक्ट, पहले ईडियम का यूज था, फिर वो प्रेपोजिशन का यूज था। अब आप देखेंगे यहाँ पर डायरेक्टली जो ना पार्ट ऑफ स्पीच से रिलेटेड क्वेश्चन है, क्योंकि दिस कप ऑफ टी इज। अब आगे क्या रहा है? देन दैट ऑफ कॉफी, यानी कि ये कंपैरेटिव का क्वेश्चन है। ये सेंटेंस जो है ये कंपैरेटिव पर बेस कर रहा है। तो कंपैरेटिव के लिहाज से कौन सी डिग्री होगी? हॉटर, ये स्पेलिंग गलत है, हॉट, ये हॉटर आएगा, क्योंकि कंपेयर किया जा रहा है कि कॉफी के हॉटनेस को। तो दी हॉटेस्ट सुपरलेटिव के लिए होता है, हॉट नॉर्मल है, तो यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री चाहिए थी जो कि हॉटर है। द कप ऑफ टी इज हॉटर देन दैट ऑफ कॉफी, ये ग्रामेटिकल यूज था। अब यहां देखें, आई नो अस्मा। अब यहां पर फुल स्टॉप मौजूद है, सेंटेंस खत्म हो गया। आई नो अस्मा, तो यहां पर क्या आएगा? हैज ए गोल्ड रिंग, तो यहां सब्जेक्ट आना चाहिए। अब ये सब्जेक्ट नहीं है, ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, ये रिफ्लेक्सिव फॉर्म है, और इट यहां पर आएगा नहीं, क्योंकि अगर ये अस्मा के लिए भी आए तो इट नहीं हो सकता,
क्या आएगा, हालांकि ये सब्जेक्ट है लेकिन क्योंकि पर्सन है और उसके लिए सब्जेक्ट फिक्स है और यहां पर आना चाहिए शी, क्योंकि कोई पर्सन होगा तो हैज ए गोल्ड रिंग आएगा उसके साथ, शी हैज ए गोल्ड रिंग। तो ये ग्रामर का यूज था, बड़ा सिंपल था कि इस जगह पर सब्जेक्ट चाहिए था और सब्जेक्ट सिर्फ शी है। अब आते हैं वर्ड चॉइस। वर्ड चॉइस की वही बात है कि आपने वर्ड चूज करना है किस लिहाज से, या तो डिक्शनरी के लिहाज से या फिर कंटेक्चुअल मीनिंग के लिहाज से। वोकैबुलरी की मैं पहले बात कर चुका हूं आपसे कि आपने वर्ड वो चूज करना है जो उसके कंटेक्स्ट को, उसकी सेंस को मेंटेन रखे। तो जब भी आप वर्ड फिल करेंगे या तो मीनिंग के लिहाज से देखेंगे कि सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट हो गया, या बात बात हमें जरूरत पड़ती है कि कंटेक्स्ट को ही इंपॉर्टेंस दें, हालांकि कंटेक्स्ट तो हर सेंटेंस में होता है और आपने डिक्शनरी मीनिंग भी उस कंटेक्स्ट के लिहाज से लेने होते हैं। लेकिन बात का ऐसा होता है कि डिक्शनरी मीनिंग कंटेक्स्ट के लिहाज से चेंज हो जाते हैं। जैसे कि मैं एक एग्जांपल दे सकता हूं आपको, मिसाल के तौर पे पेन है। अगर सेंटेंस में कोई राइटिंग, पढ़ने लिखने की बात हो रही है उसके कंटेक्स्ट में और वहां पेन आ रहा है, तो इसका मतलब है दिस इज एन ऑब्जेक्ट, पेन राइटिंग के जो काम आता है जिससे हम लिखते हैं। लेकिन अगर किसी जगह के ऊपर शीप या एनिमल्स को क्लोज करने की बात हो रही है, कंटेक्स्ट चेंज हो रहा है। अब राइटिंग का कंटेक्स्ट नहीं है, लिखने पढ़ने का कोई ताल्लुक नहीं है और बात की जा रही है शीप्स या एनिमल्स को किसी जगह रखने की, तो पेन के मीनिंग होते हैं कि लैंड का वो एरिया जिसके गिर्द फेंस लगाकर या कोई बाउंड्री लगाकर उसमें एनिमल रखे जाते हैं। तो देखें अब इसी के मीनिंग चेंज हो गए। ये अगर हम जानवरों को रखने वाली बात करें तो उसका कंटेक्स्ट डिफरेंट है, और अगर हम राइटिंग की, लर्निंग की बात करें तो वहां अगर पेन लिखने वाला ऑब्जेक्ट है तो उसका कंटेक्स्ट कुछ और है। तो इस लिहाज से हमें मीनिंग को देखना पड़ता है कि कंटेक्चुअल मीनिंग चेंज होंगे या नहीं होंगे। मतलब देखें, अब सलमान हैज गुड डैश यानी कि ब्लैंक स्पेस ओवर द फेमस वर्ल्ड लैंग्वेजेस। अब यहां पर अथॉरिटी, अगर कोई सब्जेक्ट है और आप उसमें मास्टर हैं और माने जाते हैं कि जो आप कह देंगे वो दुरुस्त तस्लीम होगा, तो ये तो नहीं बात की जा रही है यहाँ पर कि वो शख्स इतना एक्सपर्ट है कि वो जो कहेगा वो बिल्कुल दुरुस्त तस्लीम किया जाएगा, तो वो अथॉरिटी की बात नहीं हो रही। लैंग्वेज के सिलसिले में एक्सपर्टीज नहीं होती, एक्सपर्ट होता है किसी काम को करने के लिए। होल्ड, होल्ड भी गलत है, नॉलेज भी गलत है। यहाँ पर आएगा लैंग्वेजेस या ऐसे सब्जेक्ट जिस पे आप महारत रखते हैं, उसके लिए कहा जाता है कमांड। सलमान हैज गुड कमांड ओवर द फेमस वर्ल्ड लैंग्वेज, तो यहाँ लफ्ज आएगा ऑप्शन सी में कमांड। अब इसी तरह से इसे देखें, यहाँ पर कंटेक्स्ट के ऊपर गौर भी करना पड़ेगा हमें। द ट्रक वाज ब्लैंक द ट्रैफिक एंड द पुलिसमैन आस्क्ड द ड्राइवर टू मूव ऑफ। ट्रक ट्रैफिक के साथ कुछ कर रहा था एंड द पुलिसमैन, और पुलिसमैन ने उस ड्राइवर से कहा कि वो वहां से चला जाए, मूव ऑफ हो जाए। तो अब आप देखें, फेलिंग द ट्रैफिक, ट्रैफिक फेल नहीं होती, जैम हो सकती है, ट्रैफिक में रुकावट पड़ सकती है, जैम हो सकती है, लेकिन फेलिंग का क्या मतलब है? फेलिंग यहाँ पर करेक्ट वर्ड नहीं है। रिमूविंग द ट्रैफिक ये भी गलत है। डिस्टर्बिंग द ट्रैफिक नहीं, किसी काम में डिस्टर्ब किया जाता है, डिस्टर्बिंग यहाँ का प्रॉपर वर्ड नहीं है। हाइडिंग द ट्रैफिक ये भी गलत है। अब आप देखें कि ट्रक क्या कर रहा होगा वहां, वो रुकावट डाल रहा होगा, तो ऑब्स्ट्रक्टिंग। द ट्रक वाज ऑब्स्ट्रक्टिंग द ट्रैफिक एंड द पुलिसमैन आस्क्ड द ड्राइवर टू मूव ऑफ। तो इस तरह से इसमें ऑप्शन बी का वर्ड आएगा, द ट्रक वाज ऑब्स्ट्रक्टिंग द ट्रैफिक एंड द पुलिसमैन आस्क्ड द ड्राइवर टू मूव ऑफ। अब हम देखते हैं कि इस क्वेश्चन के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जाए। तो सबसे पहले आप सेंटेंस को पढ़ें, उसकी ओवरऑल सेंस को पिक करने की कोशिश करें कि सेंटेंस में क्या कुछ दिया गया है और क्या सिचुएशन है, कंटेक्स्ट क्या है।
और अगर सेंटेंस बड़ा है तो उसके डिफरेंट पार्ट्स किस तरह से आपस में रिलेट हो रहे हैं, इन सारी चीजों पर एक ही दफा पढ़ते हुए आप गौर कर लें। तो और कंटेक्सचुअल मीनिंग जरूर गौर करेंगे। जैसे ही आप सेंटेंस को रीड करते हैं उसके बाद आप कंटेक्सचुअल मीनिंग की तरफ आएंगे, ये इसका कंटेक्स्ट क्या है। फिर अगर वो ग्रामेटिकल है, ग्रामेटिकल सेंटेंस है जैसे अभी हमने एग्जांपल्स की हैं, तो उसमें ऑर्डर ऑफ वर्ड को बहुत अहमियत दी जाती है कि लफ्ज आगे पीछे ना हो जाए। ऑर्डर होता है कि सब्जेक्ट आएगा, फिर उसके बाद वर्ब होगा, इस तरह से। तो अगर वो नॉर्मल सेंटेंस है, अगर पैसिव वॉइस है तो क्या रूल लगते हैं, यानी कि आपने उसके डिफरेंट पार्ट्स का ऑर्डर मेंटेन रखना है। उसी के लिहाज से आपको पता चलेगा कि इसमें कौन सा ऑप्शन आ सकता है। जैसे शी कैन स्पीक इंग्लिश ब्लैंक वेल। अब वेल क्या है? वेल इज एडवर्ब। अब यहां पर वो कहना क्या चाहता है कि वो इंग्लिश बहुत अच्छी बोल सकती है। तो वेल, वेल है एडवर्ब, तो इसकी मॉडिफिकेशन चाहिए, इसमें कोई एडिशन चाहिए, वेल को मॉडिफाई करना है आपने। तो इसके लिए यहां पर एडजेक्टिव नहीं आ सकता, क्योंकि एडजेक्टिव मॉडिफाई नहीं कर सकता एडवर्ब को। एडवर्ब को मॉडिफाई करने के लिए दूसरा एडवर्ब चाहिए। तो अब ऑप्शंस में से देखें कि कौन सा एडवर्ब आ सकता है। तो इसमें एडवर्ब्स फेयर नहीं है, फेयरर नहीं है, द फेयरेस्ट नहीं है, क्योंकि ये तीनों तो डिग्रीज हैं इसकी, जबकि एडवर्ब है फेयरली। इसलिए यहां पर ऑप्शन ए का वर्ड फेयरली आएगा। शी कैन स्पीक इंग्लिश फेयरली वेल। अब इस सेंटेंस में देखते हैं, हर कंडीशन इज ब्लैंक दैट डॉक्टर्स डू नॉट एक्सपेक्ट हर टू रिकवर। इसका मतलब है उसकी कंडीशन बैड होगी, क्योंकि डॉक्टर एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे कि वो सही हो सकेगी। डॉक्टर्स कहते हैं कि वो सही नहीं होगी, तो इसका मतलब है उसकी हालत खराब होगी। तो यहाँ पर क्या आएगा? वेरी बैड। अगर वो रिकवरिंग होती तो जाहिर है फिर डॉक्टर एक्सपेक्ट ना करते कि वो रिकवर नहीं हो सकती। मेडिसिन, कंडीशन इज मेडिसिन, तो वैसे ही गलत है। अगर गुड होती तब भी नहीं। तो देखें, अब कंटेक्चुअल आपने फिल किया है, और यहाँ पर आना क्या था? कंडीशन की क्वालिटी आनी थी, कंडीशन बैड आनी थी या अच्छी आनी थी। यहाँ यानी कि यहाँ पर आपको एडजेक्टिव चाहिए था, तो वो हमने यूज किया है बैड। और बैड, वेरी बैड, ये एडवर्ब इसे मॉडिफाई कर रहा है, तो इनकी तरतीब भी सही है। फिर बात का तो ऐसा होता है कि सिमिलर ऑप्शन होते हैं, जो आपको लगता है कि ये दोनों वर्ड्स आ सकते हैं, खासतौर पे सिनोनिम्स में। तो फिर जैसे मैंने अभी बात की थी आपसे कि उस सूरत में फाइन शेड्स भी काम आएगा, कि उनके अंदर दोनों वर्ड्स में एक्चुअल डिफरेंस क्या है, और इसके अलावा आप उसका कंटेक्स्ट भी देखेंगे। फिर आप जो है चूज करेंगे कि इसमें से कौन सा वर्ड इसमें आ सकता है और कौन सा नहीं। जैसे अब यहां देखें, नीम हैज, नीम दरख्त, नीम का दरख्त, नीम हैज ब्लैंक क्वालिटीज एंड इन मैनी क्लिनिकल ट्रायल्स doctors have saved countless lives by using raw neem leaves on serious wounds. अब क्वालिटीज हैज, क्वालिटीज, अब देखें अगर ब्लैंक हटा दें आप, इवन देन आप इसे पढ़े, नीम हैज क्वालिटीज, सेंटेंस सही है। आप एक्चुअली अब यहाँ पे मॉडिफायर चाहते हैं जो क्वालिटीज को भी मॉडिफाई कर। कौन सी क्वालिटीज? एक्चुअली यहाँ पर वो चीज आ सकती है। तो देखें, फ्लेवर क्वालिटीज, नो, क्योंकि आगे बात क्या हो रही है, अगर हम इसे फर्ज कर लेते हैं कि करेक्ट है, तो फ्लेवर के साथ लाइफ बचाने का ताल्लुक नहीं है सीरियस वुंड्स के लिए। इसी तरह से इंफीरियर होता तो फिर भी ये काम नहीं हो सकता था। डाउटफुल, तो फिर काउंटलेस लाइव्स कैसे बच गई। इसी तरह से नोटोरियस भी नहीं आ सकता। तो क्वालिटीज कौन सी होंगी? रेमिडियल, यानी कि उसकी रिकवरी करने वाली, क्योर करने वाली जो प्रॉपर्टीज हैं, वो लफ्ज यहां पर आ सकता है। तो वो है ऑप्शन बी का वर्ड, रेमिडियल। फिर आते हैं लॉजिकल थिंकिंग। ये खास तौर पर उस वक्त यूज होते हैं जब सेंटेंस दो पार्ट्स में होता है, और अमूमन होता है अगर छोटा सा सेंटेंस है, तो अभी जो एग्जांपल्स हमने किए हैं वो छोटे सेंटेंस थे अमूमन, और उनमें लॉजिकल
कोई फ्लो नहीं था कि सेंटेंस का फ्लो क्या है लॉजिकली, एक सिंपल कंटेक्स्ट और वोकैबुलरी मीनिंग हम ले रहे थे या फिर ग्रामर थी। लेकिन सेंटेंस बाज़ औक़ात बड़े होते हैं और उसमें बिल्कुल क्लियरली विजिबली आपको दो पार्ट नजर आएंगे जो आप आपस में किसी लॉजिक से जुड़े होते हैं। तो उनको जोड़ने वाले कुछ वर्ड्स भी होते हैं, ट्रांजिशन वर्ड्स। मिसाल के तौर पर अगर हम कहें अभी एक लफ्ज आया था पहले आल्दो, तो देखें ये जब भी आल्दो होगा तो दो पार्ट जरूर बनेंगे, आल्दो ही इज रिच। देखें अब आप खुद सोचें कि अभी सेंटेंस कंप्लीट नहीं हुआ क्योंकि आल्दो लगा हुआ है। अगर हम अकेला इसको पढ़ें ही इज रिच, सेंटेंस कंप्लीट है। लेकिन अगर आल्दो आपने यूज किया तो इसका मतलब है इसका सेकंड पार्ट भी आएगा जो रिच के अपोजिट सेंस दे रहा होगा या कोई और उसकी चीज लेकर आ रहा होगा। आल्दो ही इज रिच येट, या कोई और चीज किसी भी तरीके से आगे सेंटेंस आएगा कि वो रिच होने के बावजूद बहुत कंजूस है, इज वेरी माइजर। तो इस तरह से कहीं ना कहीं ट्रांजिशन वर्ड्स आ रहे होते हैं जो सेंटेंस को लिंक करते हैं उसके डिफरेंट पार्ट्स को, और उनकी मदद से हमें पता चलता है कि नेक्स्ट किस किस्म का वर्ड्स आ सकता है। मसलन आप ये देखें कि एक ट्रांजिशन होती है कंट्रास्ट की, यानी कि एक पार्ट में जो बात की गई उसके अपोजिट बात की जाएगी सेकंड पार्ट में, या सेकंड पार्ट में जो बात की गई उसके अपोजिट पहले पार्ट में मौजूद होती है। उसके लिए लफ्ज कौन से हैं? बट, येट, डिस्पाइट, ऑल्दो, हाउएवर, नेवरदलेस। लेकिन ये लिस्ट बहुत बड़ी है, इनको ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं होती, ये काफी है। आप इन्हें अगर जहन में रखना चाहें तो रख लें, अदरवाइज सेंटेंस को पढ़ने से पता चल जाता है कि उसकी सेंस कंट्रास्ट की है या नहीं, और आपको खुद ब खुद लफ्ज भी पता लग जाता है कि इस लफ्ज की वजह से कंट्रास्ट आएगा। तो एक एग्जांपल देखें, ऑल्दो द टाइगर इज ए सॉलिटरी बीस्ट। सॉलिटरी क्या होता है? जो अकेला रहता है। टाइगर जो है, अगरचे टाइगर सॉलिटरी बीस्ट है, अब ऑल्दो आया हुआ है ट्रांजिशन वर्ड, इसका मतलब है कंट्रास्ट होगा। अब जो नेक्स्ट पार्ट आएगा वो इसके अपोजिट होगा, किसके? सॉलिटरी के। कि नेक्स्ट जो चीज देने वाला है उसमें अकेलेपन की बात नहीं होगी बल्कि मिलकर रहने वाली कोई चीज आएगी। ऑल्दो टाइगर इज ए सॉलिटरी बीस्ट, इट्स कजन द लायन शेर इज ए, अब यहां पर क्या आएगा? ग्रेगेरियस और सोशलेबल। क्योंकि टाइगर के बारे में उसने कहा कि वो अकेला रहता है, लेकिन उसका कजिन शेर ग्रुप में रहता है, सोशलेबल है, मिलजुल कर रहता है। तो देखें इस तरह से कंट्रास्ट क्या था कि हमें फर्स्ट पार्ट में ऑल्दो आने की वजह से पता चल गया कि ये दोनों पार्ट कंट्रास्ट में, ये और ये। तो हमने सॉलिटरी के अपोजिट वर्ड चूज करना था जो यहाँ फिट हो सके। वो हो सकता कुछ और भी हो, मैंने तो अपनी तरफ से दो रखे हैं इसमें लफ्ज। इसी तरह से देखें, हर डॉटर इज ब्लैंक एंड ए ग्राउच। अब यहां पर भी एंड आने का मतलब है यही इसी किस्म का लफ्ज यहां आएगा क्योंकि ये दोनों एंड से जुड़ रहे हैं। इन कंट्रास्ट टू, अब ये अपोजिट वर्ड भी आ गया, कंट्रास्ट का इंडिकेटर भी आ गया। इन कंट्रास्ट टू हर सन हु इज ऑलवेज स्माइलिंग एंड लाफिंग। तो अपोजिट क्या होगा? स्माइलिंग और लाफिंग के अपोजिट आना है क्योंकि इन कंट्रास्ट टू हमें बता रहा है कि ये कंट्रास्ट है, अपोजिट सेंस है दोनों पार्ट में। तो कौन सा लफ्ज आ सकता है इसमें? देखें पहला लफ्ज ही फिट होता हुआ नजर आ रहा है, रूड, यस पॉसिबल है। पीसफुल नहीं हो सकता क्योंकि ग्राउच, ग्राउच के मीनिंग क्या होते हैं? हैबिचुअली बैड टेम्पर्ड पर्सन, यानी कि जिसकी आदत हो बैड टेम्पर, गुस्सा करना, नाराज होना, लड़ना झगड़ना वगैरह। तो यहां पर भी इसी तरह का लफ्ज आना चाहिए क्योंकि ये नेगेटिव सेंस का लफ्ज है, बैड टेम्पर्ड, तो इधर भी बैड टेम्पर्ड होगा। जैसे आप देखेंगे एंड ने यहाँ पर ज्वाइन किया स्माइलिंग एंड लाफिंग, एक जैसी चीजें हैं, तो यहाँ पीसफुल एंड ग्राउच नहीं हो सकता। जुबिलेंट, फीलिंग और एक्सप्रेसिंग ग्रेट हैप्पीनेस, बहुत ज्यादा खुशी का इजहार होता है जुबिलेंट, तो ये भी नहीं आ सकता। इनफॉर्मल, ये भी नहीं आ सकता।
तो देखिए रूड नेगेटिव सेंस का लफ्ज है और वो यहाँ एग्जैक्टली प्लेस हो सकता है। Her daughter is a rude and grouch in contrast to her son who is always smiling and laughing. फिर आते हैं वो वर्ड्स जो इंडिकेट करते हैं सपोर्ट को, यानी कि एक पार्ट दूसरे पार्ट की सपोर्ट के लिए होगा। एग्रीमेंट को दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। एडिशन होगी, यानी कि कोई नई इंफॉर्मेशन आएगी सेकंड पार्ट में सेंटेंस के, या फिर सिमिलैरिटी, जैसे कि एंड है, आल्सो है, फर्दर मोर है, लाइकवाइज, इन एडिशन, फॉर एग्जाम्पल सेंटेंस देखें, ही आस्क्ड इफ ही माइट रिकॉर्ड द इंटरव्यू इन एडिशन टू टेकिंग नोट्स। तो आप देखेंगे इसमें इन एडिशन टू की वजह से हमें पता चल रहा है रिकॉर्ड द इंटरव्यू और टेकिंग नोट्स, एडिशन हो गई। इसी तरह दे said they were going to go to the park and, अब and एडिशन के लिए आ रहा है, to buy, going to go to the park to buy an ice cream। पहले अगर हम इसको यहीं छोड़ दें तो आप देखें सेंटेंस कंप्लीट है। एंड की वजह से वही काम जो उन्होंने पहले किया था उसमें एक और एडिशन होनी है, टू बाय एन आइसक्रीम। इस सेंटेंस कंप्लीशन के क्वेश्चन में देखें, जस्ट एज वी प्रे फॉर पार्डन, जस्ट एज यानी कि अब ये सपोर्ट या एडिशन होगी, सिमिलैरिटी होगी। वी प्रे फॉर पार्डन, वी प्रे फॉर पार्डन, सो वी शुड, अब इसका सिनोनिम लफ्ज आना चाहिए क्योंकि वही काम आगे होना है, सिमिलैरिटी आ रही है, जस्ट एज, तो यहां लफ्ज आएगा फॉरगिव, सो वी शुड फॉरगिव अदर्स। वी प्रे फॉर पार्डन, माफी के लिए हम किसी से माफी मांगते हैं, इसी तरीके से हमें दूसरों को माफ कर देना चाहिए। The boy was too indolent to do anything but sit around all day. In other words, he was. अब आप देखें कि यहां पर लफ्ज आ रहा है इंडोलेंट। इंडोलेंट ये होता है वांटिंग टू अवॉइड एक्टिविटी और एक्सर्शन, यानी कि आप सीधा सिंपल कहते हैं लेजी, इसके मीनिंग है लेजी। द बॉयज वर टू लेजी टू डू एनीथिंग बट सिट अराउंड ऑल डे, बस सारा दिन बैठे रहना, उसने कोई काम नहीं करना। इन अदर वर्ड ही वाज, यानी कि आप डायरेक्टली आपसे मीनिंग पूछी जा रही है। ये जो इंडोलेंट है यही दूसरे अल्फाज में आपने बता देना है। ही वाज टू फॉल asleep, नो, वो तो पहले सारा दिन बैठा रहता है। प्रॉम्प्ट, आर्टिस्टिक, लेथार्जिक, यानी कि सुस्त, थका हुआ, इस तरह से। इन वर्ड ही वाज लेथार्जिक, तो वही लेजी के मीनिंग ही यहां पर आ गए, क्योंकि द बॉय वाज टू, इन अदर वर्ड्स, ये आपके पास ट्रांजिशन हो रही थी कि जो पहले है वही बाद में होगा, दोनों में सिमिलैरिटी होगी। तो यहाँ पे एक ही लफ्ज है जो लेथार्जिक है, जो इंडोलेंट से मैच करता है, तो यहाँ पे हमें चाहिए था सिमिलर मीनिंग वाले लफ्ज। फिर है काज एंड इफेक्ट। काज एंड इफेक्ट में फर्स्ट पार्ट में कोई काम होता है, फिर दूसरे पार्ट में उसका कोई इफेक्ट होता है, यानी कि ये काज एक साइड पे काज होगा और फिर उसका इफेक्ट होगा। जैसे कि इसके लिए इंडिकेटर्स क्या है, फॉर, दस, हेंस, देयरफॉर, और बाकी लिखे हुए हैं। आई एट टन्स ऑफ जंक फूड सो नाउ आई फील सिक। देखिए अब यहाँ पर क्योंकि ये काम हुआ इस वजह से ये है, तो ये है काज एंड इफेक्ट। सलमा प्रिपेयर्ड फॉर द कंपटीशन एवरी डे एज ए रिजल्ट। आप देखें ये क्या बता रहा है, काज एंड इफेक्ट आ गया, एज ए रिजल्ट। शी, अब वो प्रिपेयर्ड थी कंपटीशन के लिए, हर दिन, उसने हर दिन तैयारी की है, तो यहां पर क्या आएगा, वन इट, शी वन इट, क्योंकि प्रिपरेशन, इतनी इंटेंस प्रिपरेशन की, सारा टाइम वो हर रोज तैयारी करती रही, तो जाहिर है उसने वन करना था।
रिजल्ट आ गया 1। जबकि एलिमिनेटेड नहीं हो सकता, डिच नहीं हो सकता, फेल्ड नहीं हो सकता, लॉस नहीं हो सकता। सिर्फ इतनी मेहनत का रिजल्ट क्या है कि वो कामयाब होगी। Because the House has the votes to override a presidential veto, the president has no choice but to। अब इसमें एक तो ये हाउस, इससे मुराद असेंबली है या सेनेट है, क्योंकि आगे प्रेसिडेंशियल भी आ रहा है लफ्ज और वोट्स वगैरह की बात हो रही है प्रेसिडेंट की, तो ये सिंपल हाउस नहीं है बल्कि ये असेंबली, कौमी असेंबली कह लें या सेनेट वगैरह, ये उस हाउस की बात हो रही है। ये सिस्टम वैसे भी प्रेसिडेंशियल सिस्टम पाकिस्तान में नहीं है, ये अमेरिकन सिस्टम है। तो वो बात क्या कर रहा है, बिकॉज द हाउस हैज द वोट्स टू ओवरराइड प्रेसिडेंशियल वीटो। वीटो यानी कि ओवरराइड करना किसी भी राय को, वीटो पावर, तो वो रिजेक्ट कर सकता है कि अगर उसके खिलाफ कोई मोशन पास होती है तो वो उसे वीटो कर सकता है, वो रिजेक्ट कर सकता है। लेकिन इतने ज्यादा वोट हैं कि प्रेसिडेंशियल वीटो जो है ओवरराइड हो जाएगा। द प्रेसिडेंट, अब प्रेसिडेंशियल वीटो पावर भी ओवरराइड हो रही है, यानी कि इतने ज्यादा उनके पास वोट हैं कि ये वीटो की पावर भी इफेक्टिव नहीं रहेगी। तो द प्रेसिडेंट हैज नो चॉइस बट टू, क्या करना पड़ेगा, उसके पास कोई चॉइस नहीं है, क्या करे, क्योंकि वीटो पावर खत्म हो चुकी, बिकॉज आ चुका है इसमें, तो यहां पर क्या लफ्ज आना चाहिए, बट टू ऑब्जेक्ट नो, रिफ्यूज नो, एब्सटेन नो, कंप्रोमाइज, कि उसका वीटो पावर भी खत्म हो चुकी, तो अब उसे सिर्फ कंप्रोमाइज ही करना पड़ेगा, उसके पास कोई और चॉइस नहीं है। एपोजिशन, एपोजिशन एक कॉम्बिनेशन है जिसमें वर्ड और फ्रेज इस तरह से प्लेस किए जाते हैं एक दूसरे के बाद कि वो सेकंड वर्ड और फ्रेज डिफाइन करता है, क्लेरिफाइज करता है, एविडेंस देता है फर्स्ट वर्ड की। जैसे हम कहते हैं द चीफ सर्जन एन एक्सपर्ट इन ऑर्गन ट्रांसप्लांट, तो देखें द चीफ सर्जन, ये वर्ड आया, उसके फौरन बाद उसकी कोई क्वालिटी आ रही है। ये जो फर्स्ट पार्ट था उसकी एक्सप्लेनेशन, उसकी कोई क्वालिटी, आइडेंटिफिकेशन, क्लैरिफिकेशन होगी उसके फौरन बाद। असल क्या था, अगर हम ये जो लाइट ब्लू कलर में सेंटेंस है उसे पढ़ेंगे, चीफ सर्जन टुक हर नेफ्यू ऑन हॉस्पिटल टूर, तो ये जो इस कलर में ये इतना पार्ट है, ये जस्ट इसकी एक्सप्लेनेशन है या उसकी कोई क्वालिटी है, इसको कहते हैं एपोजिशन। ये याद रखें कि ये अपोजिशन नहीं है, ओ नहीं है, ये एपोजिशन है। अच्छा, एन एपोजिटिव phrase usually follows the word it explains or identifies but may also precede it। बाज़ ये पहले भी हो सकती है, आइडेंटिफिकेशन या ये जो एपोजिशन है ये पहले भी हो सकती है। ए बोल्ड इन्वेंटर, ये देखें ये एपोजिशन है, उसकी क्वालिटी है किसकी, इस पर्सन की, इस पर्सन की क्वालिटी पहले ही बता दी है। ए बोल्ड इन्वेंटर, ये पर्सन, इस पर्सन की क्वालिटी, तो एपोजिशन बाद में भी हो सकती है, पहले भी हो सकती है। अब यहां देखें हिज नॉवेल्स आर, अब ये जो सेमीकोलन है ये एपोजिशन को भी शो करता है। हिज नॉवेल्स आर, ही यूजेस many words when a simple subject and verb would be enough। आप कहना क्या चाहते हैं, असल सेंटेंस तो ये चल रहा है, उससे पहले क्या है, उसके नॉवेल्स क्या हैं, ही यूजेस मैनी वर्ड्स, ज्यादा वर्ड्स यूज करता है जहां पर थोड़े लफ्जों से भी काम लिया जा सकता है। तो इसमें क्या आ सकता है, आप देखें प्रोलिक्स, प्रोलिक्स का मीन्स है, प्रोलिक्स के मीनिंग है यूजिंग और कंटेनिंग टू मेनी वर्ड्स, ज्यादा वर्ड्स का इस्तेमाल। देखें अब यहाँ पर ये फिट हो रहा है, लेकिन हम बाकियों को भी देख लेते हैं। पेडिस्ट्रियन, पैदल चलने वाले, ये तो यहाँ पे इररेलेवेंट है। कंसाइज, कंसाइज हो नहीं सकता क्योंकि वो तो पहले ही बता रहा है कि वो मैनी वर्ड्स यूज करता है। वेपिड, वेपिड का मतलब है ऑफरिंग नथिंग,
जो कोई चैलेंजिंग ना हो, ऐसी कोई चीज जो ना चैलेंजिंग हो ना स्टिमुलेटिंग, यानी कि उसमें इसका इंटरेस्ट ना हो, वो ऐसी चीज को प्रेजेंट करना, ये भी गलत है। तो देखें प्रोलिक्स आएगा जो कि सेकंड पार्ट से मैच करते हैं, कि वो ज्यादा लफ्ज यूज करता है। तो हिज नॉवेल्स आर प्रोलिक्स, he uses many words when a simple subject and verb would be enough. Elimination, ये एक स्पेशल सिचुएशन है कि बाज़ औक़ात हमें प्रॉपरली आंसर नहीं मिल रहा होता, या बाज़ औक़ात हमें वर्ड के मीनिंग नहीं आते, खासतौर पे ये तब यूज होता है। लेकिन ये किसी भी सूरत में इस्तेमाल किया जा सकता है जब आप कंफ्यूज होने लगे और डायरेक्टली आपको वर्ड ना मिले कि इसमें कौन सा वर्ड चूज किया जाना चाहिए, तो फिर आप इलिमिनेट करना शुरू करते हैं, यानी कि आपके लिहाज से जो आंसर गलत हैं उनको क्रॉस करना शुरू कर दें, इलिमिनेट करेंगे। जो बच जाए, अगर एक ही बचता है तो आप उसी को आंसर तस्लीम कर लेते हैं। अगर एक से ज्यादा ऐसे हों जो डाउटफुल हों, तो फिर थोड़ा सा गौर करके आप आंसर दे देते हैं, लेकिन ब्लाइंडली नहीं करते, इलिमिनेट जरूर करें ताकि आपके चांसेस बढ़ जाएं। अगर आपको बिल्कुल कुछ पता नहीं चल रहा कि इसमें से कौन सा लफ्ज यहाँ आएगा, तो आप उसमें से हर चॉइस को उसमें इंसर्ट करके देखें, सेंटेंस को पढ़ें, उस सेंटेंस के उस वर्ड के साथ, अगर वो मिसमैच करता है आप उसे क्रॉस कर दें। इसी तरह से करते करते एक या दो बच जाएगा, उसमें से फिर आप चूज करें। तो ये है एलिमिनेशन मेथड। अच्छा, अब टू ब्लैंक सेंटेंस कंप्लीशन में थोड़ा सा हमें ज्यादा गौर करना पड़ता है, क्योंकि दोनों लफ्ज ही मैच कराने पड़ते हैं, जबकि सिंगल ब्लैंक में एक ही मैचिंग होती है। तो इसके स्टेप्स हम फॉलो करते हैं और आसानी के साथ ये भी हो जाते हैं। स्टेप वन क्या है? सबसे पहले आइडेंटिफाई तो करें कि इस सेंटेंस के डिफरेंट पार्ट्स क्या हैं। उन पार्ट्स को आइडेंटिफाई करें कि ये पार्ट है और ये पार्ट है। सेकंड में आप डिसाइड करें कि इनके दरमियान रिलेशनशिप क्या है, कंट्रास्ट में है, सिमिलैरिटी में है, एडिशन में है, या रिफ्रेज कर रहे हैं एक दूसरे को। फिर जब वो आइडेंटिफिकेशन भी हो जाए, फिर आप अपने वर्ड्स यानी कि चॉइसेस को छोड़ दें, आप अपने वर्ड डाल के देखें जो आपको पूरे सेंटेंस का कंटेक्स्ट समझ आ रहा है। डिफरेंट पार्ट्स को ज्वाइन करने के बाद आप उसमें अपनी तरफ से लफ्ज डाल के उस सेंटेंस को कंप्लीट कर लें। उससे आपको आइडिया मिलेगा कि जो आपने लफ्ज फिल किए हैं उससे मिलते जुलते कौन से लफ्ज ऑप्शन में मौजूद हैं, वही आंसर बन सकता है। फिर आप ऑप्शंस को देखते हैं। थर्ड में आपने अपने लफ्जों से फिल किया, उसके बाद चौथे स्टेप के ऊपर आपने उनको चॉइसेस में से देखा कि जो मैंने लफ्ज इसमें फिल किए हैं उससे मिलते जुलते या उसके सिनोनिम्स कौन से लफ्ज हैं, और फिर आप उसको करेक्ट ऑप्शन के तौर पर जो आपको लगता है कि ये इसका करेक्ट आंसर है वो वर्ड्स आप फिल करें और दोबारा सेंटेंस को पढ़कर देखें कि क्या वाकई ही वो करेक्ट कंटेक्स्ट कंप्लीट कर रहा है। अगर वो कर रहा है तो वही उसका आंसर होगा। जैसे अब आप देखें इसमें इस सेंटेंस को, These stones were actually broken shards. Shard होते हैं pieces of stone वगैरह, किसी चीज के पीस, of meteorites whose centers had। अब यहां पर उसके फौरन बाद देखिए ब्लैंक के फौरन बाद आ रहा है into, इसको गौर करेंगे अभी। into glass during the intense heat of entry into earth atmosphere, melting it in such a way that they formed a blank lens। तो into के लिहाज से लफ्ज को देखें पहले, तो melted into glass, नो, ग्लास के अंदर मेल्ट होना इलॉजिकल है। ज्वाइंड इनटू ग्लास, नो। फॉर्म्ड इनटू ग्लास, नो। यहां पर सिर्फ फ्यूज का लफ्ज आता है कि वो फ्यूज हो गए, आपस में मिक्स हो गए ग्लास में, तो ये लफ्ज आता है। अब सेकंड को उसमें इंसर्ट करके देखें, फॉर्म्ड ए प्रिमिटिव लेंस, क्योंकि ये कब की बात हो रही है, जाहिर है ये स्टोन्स बहुत ज्यादा पुराने होंगे क्योंकि इनका सोर्स भी तो ये है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये बहुत पुराने जमाने की बात होगी कि वो ग्लास में मिक्स होकर फ्यूज हो गए। कब? जब वो एटमॉस्फेयर में आए तो उनके अंदर बहुत ज्यादा हीट हुई, ड्यू टू द वेलोसिटी, हाई स्पीड होने की वजह से उनकी उनमें हीट प्रोड्यूस हुई और वो ग्लास में फ्यूज हो गए, मेल्टिंग इन सच ए वे दैट दे फॉर्म्ड ए प्रिमिटिव लेंस, कि वो एक बहुत पुराना जो है लेंस टाइप बन गया ग्लास का।
तो इसमें दूसरा लफ्ज भी मीनिंग दे रहा है, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। इसी तरह से अब सेकंड सेंटेंस देखते हैं। Although the math course began with relatively simple problems for the first several weeks, the topics increased in rapidly as the semester. देखिए अब यहां पर एक तो although है, कंट्रास्ट आएगा। तो मैथ कोर्स बिगेन के शुरू में वो बहुत सिंपल से थे, अब although की वजह से क्या होगा, अब सिंपल नहीं रहेंगे। कि शुरू में वो सिंपल थे लेकिन अब क्या हो गए, सिंपल का अपोजिट क्या होगा, कॉम्प्लेक्स। तो वो इंक्रीज इन कॉम्प्लेक्सिटी एज द सेमेस्टर प्रोग्रेस। देखें दूसरा वर्ड भी मीनिंग दे रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन सी। सेंटेंस कंप्लीशन प्रैक्टिस क्वेश्चंस। जावेद स्किन वाज ब्लैंक टू बर्न if he spent too much time in the sun। अब इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं उसको देखते हैं। जावेद स्किन वाज एमिनेंट, एमिनेंट इसमें आ नहीं सकता क्योंकि इसमें ऐसी कोई बात नहीं है मशहूर होने की। फेमस एंड रिस्पेक्टेड विद पर्टिकुलर स्फीयर, किसी जगह पर बहुत मशहूर होना, किसी खास स्फीयर में, किसी खास कंटेक्स्ट में, उसे कहते हैं एमिनेंट। तो यहाँ पर ये लफ्ज नहीं आ रहा। वाज सिंपल टू बर्न, सिंपल भी इसका कोई लफ्ज नहीं है। प्रोन, यस, कॉम्प्लेक्स भी नहीं बनता। अब देखिए इसमें सिर्फ वाहिद लफ्ज प्रोन आ सकता है, यानी कि वाज प्रोन टू बर्न, यानी कि जिसमें लाइकलीहुड पाई जाए कि ये जल सकती है। इफ ही स्पेंड टू मच टाइम इन द सन। प्रोन का मतलब क्या है, लाइकली और लायबल टू सफर फ्रॉम, यानी कि किसी का मुतासिर होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो तो हम कहते हैं कि प्रोन टू है। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट है। द सिक्योरिटी ऑफिसर ब्लैंक द क्राउड टू स्टेप बैक फ्रॉम द फायर टू अवॉइड एनी मिसहैपनिंग। अब उसने स्टेप बैक से मिसहैपनिंग से बचने के लिए क्राउड को स्टेप बैक का कहा। तो कहने के मीनिंग इसमें आते हैं, द सिक्योरिटी ऑफिसर आस्क्ड या आस्क्ड द क्राउड, ये इस किस्म का कोई लफ्ज इसमें आ सकता है कि उसने उनसे कहा होगा या कोई ऐसी एक्टिविटी की होगी कि वो स्टेप बैक हो जाए ताकि कुछ नुकसान ना हो। स्टेप बैक की वजह से हमें लगता है कि उसने उन्हें कहा होगा कि पीछे हट जाएं। तो कौन सा लफ्ज आ रहा है इसमें, देखें अनटूलेटेड के मीनिंग होते हैं मूव और गो विद स्मूथ अप एंड डाउन मोशन। इसमें कोई स्मूथनेस की कोई ऐसी बात नहीं है, क्राउड मौजूद है। एनजॉइंट, एनजॉइंट का मतलब होता है किसी को मना करना फ्रॉम दी एनी परफॉर्मेंस। प्रोहिबिट समवन फ्रॉम परफॉर्मिंग, यानी कि उस सिक्योरिटी ऑफिसर ने उन्हें इंजॉइंट द क्राउड, उसने इंजॉइंट किया क्राउड को टू स्टेप बैक, कि वो स्टेप बैक कर जाए फ्रॉम द फायर, फायर से पीछे हट जाए, टू अवॉइड एनी मिसहैपनिंग। इसमें इनएक्टिव का लफ्ज भी नहीं आ सकता, पोर्ट्रेट भी नहीं आ सकता, सिर्फ एंजॉइंट। उसने उन्हें मना किया टू स्टेप बैक फ्रॉम द फायर टू अवॉइड एनी मिसहैपनिंग। किसी एक्टिविटी से उसने मना किया कि आप कुछ ना करें और पीछे हट जाएं ताकि कोई मिसहैपनिंग ना हो जाए। These essays are intellectually blank and represent various levels of complexity। एक तो लफ्ज आ रहा है इंटेलेक्चुअली, फिर दूसरा आ रहा है लेवल्स ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी। तो यहां पर आप देखें कि रिवीलिंग नहीं आ सकता। These essays are intellectually revealing, इंटेलेक्चुअली रिवीलिंग कोई सेंस नहीं बनती। इंटेलेक्चुअली परसिस्टेंट नो, क्योंकि आगे लेवल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी भी है। मॉडर्न भी नहीं आ सकता, डिमांडिंग भी नहीं, सुपीरियर या इनफीरियर होगा, क्योंकि वैसे भी राइटिंग, मूवीज, थॉट, इन चीज़ों के लिए हम नॉर्मली सुपीरियर, इनफीरियर के वर्ड यूज करते हैं।
तो हम कहेंगे these essays are intellectually superior and represent various levels of complexity। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। It was almost impossible for him to put out of his mind blank words which he heard from his clever father-in-law। It was almost impossible for him to put out of his mind, यानी कि उसके लिए नामुमकिन है कि वो अपने दिमाग से निकाल सके किस चीज को, यानी कि कोई वर्ड्स हैं, किस किस्म के वर्ड्स हैं। तो वो हमें हेल्प कहाँ से मिल रही है? क्लेवर फादर इन लॉ से, कि क्लेवरिटी वाले लफ्ज, क्योंकि वो बंदा क्लेवर है जो ये बोलता है। तो अब देखें इसमें चॉइसेस में से इंस्पायरिंग, मुतासिर करने वाले, सरकास्टिक, सरकास्टिक के मीनिंग होते हैं अपोजिट, यानी कि ऐसे अल्फाज जो दूसरों के लिए इंसल्ट का बाइस बनते हैं, यानी कि वो तंजिया बात करना, कोई अपोजिट मीनिंग में बात करना कि लफ्ज कुछ हैं उसके मीनिंग दूसरे बनते हैं और दूसरा शख्स उन अल्फाज को सुनकर हर्ट होता है, यानी कि तंजिया। तो सरकास्टिक क्लेवर के साथ नहीं मैच करता। एग्जॉर्टेटिव, एग्जॉर्टेटिव का मतलब है स्ट्रांगली एनकरेज करने वाले, टू डू समथिंग। इसके बजाय अगर हम विटी को देखें तो विटी शोइंग क्विक एंड इन्वेंटिव वर्बल ह्यूमर, क्योंकि वो क्लेवर है तो वो ऐसे लफ्ज ही बोलेगा जो इन्वेंटिव टाइप के हों, उनमें नॉवेल्टी पाई जाए और उनमें ह्यूमर मौजूद हो। तो वो अपना माइंड उन अल्फाज से नहीं निकाल सकता, तो सूदिंग भी नहीं आ सकता और एग्जॉर्टेटिव भी नहीं आ सकता, क्योंकि यहाँ पर वो, ये देखें एग्जॉर्टेटिव देखने में लगता है कि ये लफ्ज फिट होता है इसमें, क्योंकि स्ट्रांगली इनकरेज समवन टू डू समथिंग, लेकिन वो उन अल्फाज से अपना माइंड नहीं निकाल सकता करने की, या किसी काम को ना करने या करने की बात नहीं है। एग्जॉर्टेटिव का मतलब होता है जिसको आप कहें कि उसको सुनने के बाद वो कोई एक्टिविटी करेगा। तो इसलिए इसका आंसर बनता है ऑप्शन डी। The soldiers were instructed to restrain and handle the situation peacefully। Instructed to यहाँ पर देखें शो का लफ्ज आ सकता है, हम अपने तौर पर लगाएं the soldier were instructed, उन्हें हिदायत दी गई कि आप रिस्ट्रेन शो करें और हैंडल दिस सिचुएशन पीसफुली। ऐसा लफ्ज होगा जिसमें एग्रेशन भी ना आए और रिस्ट्रेन शो हो जाए। तो ज्यादातर पावर, अथॉरिटी, रेजिस्टेंस, इन सब के लिए एक्सरसाइज का लफ्ज आता है। तो देखें, आप पढ़कर देखें, द सोल्जर्स वर इंस्ट्रक्टेड टू एक्सरसाइज रिस्ट्रेंट, के वो रिस्ट्रेंट का मुजाहरा करें, एंड हैंडल द सिचुएशन पीसफुली। प्रिवेंट रिस्ट्रेंट नो, कंट्रोल रिस्ट्रेंट नो, वो तो सिचुएशन को कंट्रोल करना है ना कि रिस्ट्रेंट को। एनफोर्स, कोई लॉ नहीं है जिसको एनफोर्स किया जाए। रिमेन रिस्ट्रेंट, तो फिर सिचुएशन को कैसे हैंडल करेंगे। तो इसलिए इसमें आंसर बनता है एक्सरसाइज, ऑप्शन ए। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर वाज वन ऑफ द चीफ ब्लैंक ऑफ वुमेन्स राइट। अब वुमेन राइट्स का ये चीफ क्या होगा? जो सपोर्ट करने वाला है। तो आप देखें, प्रमोटर, प्रमोट करने वाला, जबकि यहाँ एक पर्सन की बात हो रही है तो वो सपोर्ट कर सकता है। नो, इंस्टिगेटर का मतलब होता है पर्सन हु ब्रिंग्स अबाउट और इनिशिएट समथिंग, किसी चीज को शुरू करने वाला। तो इस शख्स ने शुरू नहीं किया, ये तो चीफ था किस चीज का? प्रमोट करने वाला या फैसिलिटेटर, ये लफ्ज भी इसमें आ सकता है। लेकिन यहाँ से सिर्फ बात हो रही है वुमेन राइट्स को सपोर्ट करने की, तो इसके लिए बेहतर लफ्ज है प्रोटोगोनिस्ट, जो इनको सपोर्ट करते हैं, एडवोकेट करते हैं किसी काज या आइडिया को। तो ये काज और आइडिया है, इसलिए इसमें प्रॉपर लफ्ज ये है। हालांकि बाकी लफ्ज भी आ सकते हैं, ये प्रोमोटर भी इसमें आ सकता है, इंस्टिगेटर नहीं आ सकता क्योंकि ये वैसे भी नेगेटिव सेंस का वर्ड है। फैसिलिटेटर्स भी हो सकता है, ऑर्गेनाइजर भी हो सकता है, लेकिन जो सेंस बनती है वो ये बनती है कि ये शख्स उसको एडवोकेट करता है, तो उसमें ये फिर सारी चीजें ही आ जाती हैं।
तो इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ई। The two sisters look so dash that is difficult to tell one from the other. तो देखें अब यहां पर so similar इस तरह की सेंस चाहिए, लेकिन हमें देखना पड़ेगा कि एक्चुअली यहाँ पे कंटेक्स्ट के लिहाज से कौन सा लफ्ज बोला जाता है। तो देखें हालांकि यहाँ पर सिमिलर मौजूद है, लेकिन ये सिमिलर नहीं होते। जो ट्विन्स होते हैं वो सिमिलर कैसे हो सकते हैं? वो लुक अलाइक होते हैं। देखें इसने बताया लुक सो अलाइक, लुक दिखते हैं तो सेम नहीं है, सिमिलर नहीं है, आइडेंटिकल बिल्कुल नहीं हो सकते, रिजेंबलिंग की सेंस छोटी हो जाती है, अलाइक का लफ्ज इस्तेमाल होता है जब आप बहुत ज्यादा सिमिलर चीजों को कहते हैं कि तकरीबन एक जैसे हैं, तो उसके लिए अलाइक बोला जाता है। लुक सो अलाइक वैसे भी ये ईडियम के तौर पे भी इस्तेमाल होता है, लुक अलाइक। तो इसका करेक्ट इडियमेटिक यूज भी अलाइक के साथ है। Since one cannot read every book, one should be content with making a selection. अब वो बुक नहीं पढ़ सकता, सारी बुक्स नहीं पढ़ सकता, तो उसने बुक सिलेक्शन करनी है, तो वो क्या करेगा? तो नॉर्मल सिलेक्शन डाउटफुल है, स्टैंडर्ड सिलेक्शन कोई नहीं होती, सैंपल सिलेक्शन कोई नहीं होती, मॉडरेट सिलेक्शन नहीं, जुडिशियस। जुडिशियस की मीनिंग क्या है? जुडिशियस का मतलब है विथ गुड सेंस, जजमेंट करनी है। जुडिशियस की मीनिंग क्या है? हैविंग, शोइंग और डन विथ गुड जजमेंट और सेंस। यानी कि अब आपने सिलेक्शन करनी है जजमेंट के साथ, गुड सेंस के साथ, क्योंकि आप सारी बुक्स नहीं पढ़ सकते, आपने बुक लेनी है, तो आप क्या करेंगे? अपनी जजमेंट से उसको सिलेक्ट करेंगे। तो डायरेक्ट वर्ड इसमें जुडिशियस ही आ सकता है, जिसमें आप अपनी जजमेंट और सेंस को यूज करके सिलेक्ट करते हैं। His actions had blank pain and suffering on thousands of people. His actions, उसके एक्शंस ने बहुत सारे लोगों को पेन दिया, पेन एंड सफरिंग ऑन थाउजेंड ऑफ पीपल। तो इसमें देखें डिप्लोर्ड के मीनिंग होते हैं फील और एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग डिसअप्रूवल। ये लफ्ज इसमें नहीं आ सकता क्योंकि डिसअप्रूवल की तो कोई बात नहीं है। अफेक्टेड, पेन, पेन को अफेक्ट किया, नो, ये कोई सेंस नहीं है। इलिमिनेटेड द पेन, नो। इन्फ्लिक्टेड, यस, इन्फ्लिक्टेड का मतलब है अनप्लीजेंट, जो आपको अच्छा ना लगे, और ये अमूमन पेन, सफरिंग वगैरह के लिए ही इस्तेमाल होता है। His action had inflicted pain and suffering on thousands of people. तो impose जबरदस्ती करना होता है, तो inflicted is the right word, इसलिए इसका आंसर है ऑप्शन डी। He has good blank over the famous world language. लैंग्वेजेस में जब एक्सपर्टीज गेन करते हैं, आप अच्छा बोल सकते हैं, तो उसके लिए लफ्ज आता है कमांड। He has good command over the famous world languages. Every day in the school, one period is to games, sports and physical exercise. इंटरेस्टेड नहीं आ सकता पीरियड के लिए। डेडिकेटेड चांस है। कंसीडर्ड, नो, क्योंकि कंसीडर्ड का मतलब होता है एडमिट करना कि ये चीज सही है, किसी चीज को एतराफ करना कि ये सही है। कन्फर्ड, ग्रांट, टाइटल और डिग्री वगैरह आप किसी को ग्रांट करते हैं, ये भी नहीं हो सकता। तो अब डेडिकेटेड और डिवोटेड में से देखते हैं। डिवोटेड का मतलब है यूज ए सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम फॉर एक्टिविटी। डिवोटेड, यूज ए सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम फॉर एन एक्टिविटी। ये इसके डिक्शनरी मीनिंग के लिहाज से ये लफ्ज यहाँ पर बिल्कुल सही आता है। एवरी डे इन द स्कूल वन पीरियड इज डिवोटेड टू गेम्स। यस, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। What frustrates the opposition's effort of unity
is the absence of a blank long term strategy। तो देखते हैं इसमें कौन सा लफ्ज आता है, क्रेडिबल। क्रेडिबल का मतलब एबल टू बी बिलीव्ड, कन्विंसिंग, यस ये चांस है। फिर कंटेस्टेबल नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर आर्गुमेंट नहीं है जिसको कंटेस्ट किया जाए। ऑफ ए कंटेस्ट लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी, नो ये गलत है। क्रेडिटेबल, क्रेडिटेबल का मतलब थोड़ा सा मुख्तलिफ है, हालांकि ये देखने में लगता है कि ये लफ्ज यहाँ पर आ सकता है, लेकिन क्रेडिटेबल का मतलब है डिजर्विंग पब्लिक एक्नॉलेजमेंट और प्रेज बट नॉट आउटस्टैंडिंग, यानी कि जिसकी लोग तारीफ करें बेशक वो आउटस्टैंडिंग काम नहीं है, तो क्रेडिटेबल नहीं होगा। यहाँ पे लोगों की बात नहीं है कि लोग तारीफ करें, जबकि वो स्ट्रेटेजी की बात कर रहे हैं। किस चीज के लिए? What frustrates the opposition effort of unity is the absence of, कि उन्हें फ्रस्ट्रेशन किस चीज की हो रही है कि वो जो एफर्ट कर रहे हैं यूनिटी की, इन एब्सेंस ऑफ ए, तो कौन सा लफ्ज आ रहा है इसमें? कंपैटिबल भी नहीं आ सकता, तो क्रेडिबल, जिस पर आप भरोसा कर सकें कि ये सही है, क्रेडिबल। एबल टू बिलीव्ड और कन्विंसिंग, ये लफ्ज यहाँ पर आ सकता है। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। Some people blank themselves into believing that they are necessary for the organization they work for, कि लोग ये समझते हैं कि हम कंपनी के लिए या ऑर्गेनाइजेशन के लिए अनएविटेबल हैं, यानी कि हमारे बगैर गुजारा नहीं होगा। तो कौन सा लफ्ज आएगा? पीपल, सम पीपल, बिलीव आ सकता है लफ्ज यहाँ पर, देमसेल्फ, इनटू बिलीविंग, बिलीविंग पहले ही आ चुका है उसमें, तो आप देखें कीप, सम पीपल कीप देमसेल्फ इनटू बिलीविंग दैट दे आर नेसेसरी, ये इसमें फिट नहीं होता। फूल नहीं होता, फोर्स नहीं हो सकता। डेनिग्रेट, डेनिग्रेट ऐसी बात कहना जो अच्छी ना हो, बुरी लगने वाली बात, और या इंपॉर्टेंट ना हो, तो ये भी नहीं आता। डिल्यूट, डिल्यूट के मीनिंग होते हैं टू मेक समवन बिलीव समथिंग दैट इज नॉट ट्रू, ऐसी चीज पर बिलीव करना जो गलत हो, जो सही ना हो। देखें अब ये बात है इसी तरह से कि सम पीपल डिल्यूट देमसेल्फ इनटू बिलीविंग, कि वो बिलीव करते हैं दे आर नेसेसरी फॉर द ऑर्गेनाइजेशन दे वर्क फॉर, कि वो कंपनी के लिए बहुत जरूरी है, ऑर्गेनाइजेशन के लिए, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन उनके बगैर काम नहीं कर सकती या चल नहीं सकती। ऐसा नहीं होता, ये रॉन्ग बिलीव होता है। तो इसलिए यहाँ लफ्ज आएगा डिल्यूट, कि ऐसी चीज पे बिलीव करना जो गलत है। तो ऑप्शन ई इज द करेक्ट आंसर। द गवर्नमेंट सॉट टू सेट एट, अब यहां पर सेट एट पीस गलत है, इसके लिए ये ईडियम है, ईडियमेटिक एक्सप्रेशन है। टू सेट, टू सेट एट रेस्ट, टू रिजॉल्व, सेटिफाई और पेसिफाई समथिंग, इसके मीनिंग क्या है? टू सेटिस्फाई, रिजॉल्व और पेसिफाई। द गवर्नमेंट सॉट टू सेट एट रेस्ट स्पेकुलेशन दैट देयर मे बी ए शिफ्ट इन आवर न्यूक्लियर पॉलिसी। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। इडियोमेटिक एक्सप्रेशन का यूज था कि जब टू सेट एट लिखा हुआ है तो आगे रेस्ट ही आएगा। The petition before the court prayed for blank the appointment order issued by the management। प्रे किया गया है किस चीज के लिए? इससे मुतालिक है कि जो ऑर्डर इशू हो चुका है, अब इशू हो चुका है इसका मतलब है आप उसको खत्म कराने के लिए वहां गए होंगे, यानी कि कोर्ट से अगर किसी चीज को रिजेक्ट कराया जाए या इनवैलिड करार दिलवाया जाए तो उसको कहते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन। तो इसलिए इसका डायरेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। आई हैव ए प्रोफाउंड रिस्पेक्ट फॉर हिज पॉलिटिकल, देखें रिस्पेक्ट की जा रही है, प्रोफाउंड बहुत अच्छी, पॉलिटिकल, अब यहां क्या लफ्ज आ सकता है? पर्सनैलिटी, नो। टेम्परामेंट,
नो, एम्बिशन नो, सगेसिटी। इस लफ्ज को देखें, इसकी क्या मीनिंग है? द क्वालिटी ऑफ हैविंग और शोइंग अंडरस्टैंडिंग एंड द एबिलिटी टू मेक गुड जजमेंट्स। तो लफ्ज यहाँ पर ये लफ्ज फिट होता है कि ये शख्स फैसला साजी और अंडरस्टैंडिंग जजमेंट, उसके लिए पॉलिटिकल सगेसिटी उसके पास है कि वो पॉलिटिकली फैसले भी सही कर सकता है, वो डिसीजन भी गुड लेगा, जजमेंट भी उसकी सही होगी। आई हैव ए प्रोफाउंड रिस्पेक्ट फॉर हिज पॉलिटिकल सगेसिटी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। The truck was blank the traffic and the policeman asked the driver to move off। अब ट्रक वहां पे क्या कर रहा होगा कि पुलिसमैन ने उसे वहां से जाने का कहा। वो फेलिंग नहीं हो सकता, डायरेक्टिंग नहीं हो सकता, हाइडिंग नहीं हो सकता, डिस्टर्बिंग नहीं हो सकता, ऑब्स्ट्रक्टिंग, वो रुकावट डाल रहा होगा ट्रैफिक में, तो पुलिसमैन ने उसे वहां से जाने का कहा कि मूव ऑफ हो जाए। फॉर ए फ्यू seconds madam was blinded by the powerful lights of the oncoming car। तो यहाँ लफ्ज आ रहा है ब्लाइंडेड, किससे? पावरफुल लाइट्स आंख में पड़ने की वजह से वो ब्लाइंड हो गई। कैसे? हैविली नो, रॉन्ग वर्ड है, हैविली ब्लाइंडेड कोई चीज नहीं है। लार्जली ब्लाइंडेड नो, ग्रेटली ब्लाइंडेड नो, पावरफुली नो, टोटली ब्लाइंडेड। For a few seconds, madam was totally blinded by the powerful lights of oncoming car। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ई। The parents scolded their son for attempting to blank his mistake rather than। देखें यहां पर आप rather than आ रहा है, यानी कि अपोजिट वर्ड्स आएंगे। अब वो पेरेंट्स उसको किस बात पर बात कर रहे हैं, स्कोल्ड कर रहे हैं, डांट रहे हैं उसे कि वो क्या करता है? कन्फेस करता है और छुपाता है। कन्फेस करना यहाँ पर फिट नहीं होता। द पेरेंट्स कॉल्ड देयर सन फॉर अटेम्प्टिंग टू कन्फेस हिज मिस्टेक। अगर गलती का एतराफ़ करेगा तो वालिदैन उसको स्कोल्ड नहीं करेंगे, इसलिए ये लफ्ज नहीं आता, तो ये पूरा ही ऑप्शन कैंसिल हो गया। कंसील हिज मिस्टेक, यस ये आ सकता है। अगले वाले को देखें, रादर देन एडमिट, यस ये फिट होता है इसमें कि उसे स्कोल्ड किया जा रहा है, उसे डांट डपट की जा रही है कि वो छुपाता है, रादर देन एडमिट, यस, इसलिए इसका करेक्ट आंसर बी है। डोनाल्ड वाज अ blank reader but his father was blank having never learned to read। his father was having never, यानी कि वो learn to read, never learn to read, तो क्या होगा? वो खुद वो बहुत अच्छा होगा और उसका फादर जो है उसका अपोजिट होगा। तो इसमें टीडियस, थका देने वाला रीडर ये नहीं हो सकता, और फादर उसका फिर लर्निंग से जॉयस का ताल्लुक नहीं बनता, तो ये तो वैसे ही गलत हो गया। वेरेशियस का मतलब होता है इंगेजिंग इन एक्टिविटी विथ ग्रेट ईगरनेस, यानी कि आप बड़े जज्बे के साथ काम करने वाला। तो ये देखें, अब यहाँ पर आ गया कि वो बहुत अच्छा जज्बे के साथ और एंथुजियाज्म के साथ पढ़ने वाला है, रीडर है, बट अपोजिट आएगा आगे। अपोजिट क्या है कि उसके फादर इलिटरेट थे, नेवर लर्न टू रीड, ये चीज, तो इसलिए यहाँ पर इलिटरेट आ सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर बनता है ऑप्शन बी। प्रोलिफिक इसमें नहीं आ सकता, प्रोलिफिक होता है प्लेंटीफुल, ज्यादा तादाद में, तो ये गलत है। रेगुलर रीडर, तो फिर डिमेंटेड, उसका मतलब होता है बिहेविंग वाइडली अफेक्टेड विद डिमेंशिया, तो ये तो इलिटरेट जो नेवर लर्न होगा उसके लिए ये लफ्ज नहीं आ सकता, यही करेक्ट आंसर है। After many years of living as a blank, Henry decided to find a fixed blank and seizes his years of wandering। अब देखें, as decided to fix, अब वो फिक्स करना चाहता है किस चीज को?
वॉन्डरिंग को। आफ्टर मैनी ईयर्स ऑफ लिविंग एज, अब वो पहले क्या करता रहा होगा, पहले वो बहुत ज्यादा इधर उधर फिरता रहा होगा, अब वो ये चाहता है कि इसको मैं फाइंड ए फिक्स्ड, कोई फिक्स जगह ढूंढूं जहां वो इसको खत्म कर दे, अपनी वॉन्डरिंग को, इधर उधर फिरने की जो ईयर्स ऑफ वॉन्डरिंग है इसको खत्म कर दे और कोई किसी फिक्स जगह पर आ जाए। तो आप देखें इसमें लफ्ज कौन से आते हैं। कार्नी का मतलब होता है कोई फन फेयर, कोई त्यौहार, तो ये लिविंग एज ए कार्नी नहीं आ सकता। फिर टूरिस्ट, टूरिस्ट अगर हम मान लें एज ए टूरिस्ट ठीक है, लेकिन फिक्स्ड अपार्टमेंट, ये क्या बात हुई कि वो उसकी फिक्स्ड अपार्टमेंट की वजह से उसकी बाउंड्रिंग खत्म हो जाएगी, सीज हो जाएगी, नो अपार्टमेंट में तो वो पहले भी रहता होगा। तो इसमें लफ्ज देखें वैगाबॉन्ड, आवारागर्दी, आवारागर्द, एज ए वैगाबॉन्ड, यस ये लफ्ज इसमें आ सकता है। हेनरी डिसाइडेड टू फाइंड ए फिक्स्ड हैबिटेशन, जहां मुस्तकिल तौर पे वो रहे, हैबिटेशन जहां उसने मुस्तकिल रहना है, एंड सीज हिज ईयर्स ऑफ वॉन्डरिंग, यस इसलिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। द की टू ओवरकमिंग ब्लैंक इज कीपिंग यूर blank in the face of painful and difficult situation. The key to overcoming in face of painful and difficult situations, तो इसका मतलब है यहाँ पर कोई ऐसी चीज होगी जो बुरी है उस पर ओवरकम करना है। किस तरीके से कि आप जो है फेस करेंगे किसको, पेनफुल एंड डिफिकल्ट सिचुएशन को। तो पहले तो एडवर्सिटी आ सकता है इसमें, फिर ट्रबल, ओवरकमिंग ट्रबल्स, यस हो सकता है, डिस्क्रिपेंसी नहीं हो सकता, ऑर्डर का मतलब होता है एंथुसियाज्म, ये भी नहीं हो सकता, इन दोनों में से एक है। फिर हम यहाँ पर देखते हैं, अगर बी ऑप्शन को दें, वल्नरेबिलिटी, क्या ये लफ्ज इसमें आ सकता है, वल्नरेबिलिटी यूर इन फेस ऑफ, ये लफ्ज यहाँ पर वल्नरेबिलिटी नहीं आ सकता, क्योंकि ये पॉसिबिलिटी है कि आपको कोई अटैक हो जाएगा या हार्मफुल, जिसको कहते हैं कि आप वल्नरेबल हैं, इसका मतलब है आपको कोई नुकसान हो सकता है, तो ये यहाँ पर नहीं होता। इसके बजाय आप कहें कंपोजर जो है, ये लफ्ज इसमें आ सकता है, काम, पुरसकून। तो देखें, द की टू ओवरकमिंग एडवर्सिटी इज कीपिंग योर कंपोजर इन द फेस ऑफ पेनफुल एंड डिफिकल्ट, यानी कि अपने आप को पुरसकून रखकर, काम रखकर आप एडवर्सिटी को ओवरकम कर सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। Unfortunately, most people judge others based on blank. Few look beyond external blank when choosing friend. बहुत से लोग जज करते हैं अदर ऑन, अपीयरेंस आ सकता है, इंटीग्रिटी आ सकता है, ओपिनियन नो, फीलिंग नो। तो अपीयरेंस, ऑन अपीयरेंस, फ्यू लुक बियॉन्ड एक्सटर्नल, इसका मतलब है बियॉन्ड एक्सटर्नल का मतलब है पहले जो चीज है वो एक्सटर्नल है, तो इंटीग्रिटी नहीं आ सकती, ये इंटरनल है। अपीयरेंस जो है वो एक्सटर्नल होती है, तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी यहाँ पे अपीयरेंस आएगा। अनफॉर्चुनेटली मोस्ट पीपल जज अदर्स बेस्ड ऑन अपीयरेंसेस, फ्यू लुक बियॉन्ड एक्सटर्नल। अब जो चीज आएगी वो इसके अपोजिट होनी चाहिए, क्योंकि वो बियॉन्ड एक्सटर्नल फीचर्स, ये लफ्ज यहाँ पर आ सकता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। ही ब्लैंक cupcake upon cupcake into the box blank a mess of icing। इसका मतलब है यहाँ पर वो कुछ कर रहा था कि कप केक के ऊपर कप केक बॉक्स के अंदर, जिसकी वजह से मैस ऑफ आइसिंग हो रहा है। तो देखें अब इसमें कौन सा लफ्ज है, थ्रोस नहीं आ सकता, अगर वो फेंक रहा था तो उससे वो चीज सेंस नहीं पैदा हो रही कि मैस ऑफ आइसिंग। स्टेक इकट्ठे करना, हीप्स, यस हीप्स बनता है इसमें लफ्ज, क्योंकि ऊपर नीचे रखकर आप जो ना वो कप केक इकट्ठा करते जाएं बॉक्स के अंदर, जिसकी वजह से जनरेटिंग
अ मैस ऑफ आइसिंग, यस ये लफ्ज आ रहा है, यहाँ पर आ जाएगा जनरेटिंग और यहाँ पर आ जाएगा हीप्स, ऊपर नीचे रख के एक बड़ा सा चीजों को जमा कर देना हैपैजर्डली ऊपर नीचे रखकर चीजों को इकट्ठा रखना। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी।